Hello, my dear students. I, Praveen Dubey, once again welcome you all to online classes of RVS classes, the Pariksha Guru. And as you know, I am here to teach you English, especially for TGT, PGT, LT, NET, JRF, and higher education. And for your success, you must watch, like, subscribe, and share this video, and don't forget pressing the bell icon in order to get all the notifications. And today I have brought for you a very important topic, that is Shakespearean tragedy. Shakespearean tragedy is so important that you'll have at least one question in TGT and at least one question in PGT. So definitely you'll find this question. For that, you must concentrate on the topic. So I am going to begin the topic. Topic is Shakespearean tragedy. Shakespearean tragedy. As you know that Shakespeare is not a common name. Why? Because Shakespeare is not simply a name but an idea, a concept. And we are going to study Shakespearean tragedy, a tragedy associated with the name of William Shakespeare. The tragedy written by William Shakespeare, or the tragedy written in the pattern of the tragedy of William Shakespeare, you can call Shakespearean tragedy. In order to understand Shakespearean tragedy, first we'll try to understand tragedy in general. एक सामान्य तरीके से ट्रेजेडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट विल सी दैट एंड ओनली आफ्टर दैट विल स्टार्ट डिस्कसिंग Shakespearean tragedy. In order to understand a tragedy or a common tragedy, we must try to make a difference between tragedy and comedy. अगर किसी चीज को हमें भली भांति समझना है तो उसके उल्टे को भी समझना बड़ा जरूरी होता है. अगर हम समझना चाहते हैं कि रात क्या है तो दिन समझना बहुत जरूरी होता है. अगर हम समझना चाहते हैं कि अच्छाई क्या है तो बुराई को समझना बहुत जरूरी होता है. Because everything is defined in this world by its opposite. And in English it is called binary opposition. इसे बाइनरी अपोजिशन कहा जाता है कि इस दुनिया में सफेद का महत्व तभी है जब काला है, गोरे का महत्व तभी है जब काला है, दिन का महत्व तभी है जब रात है, और अच्छाई का महत्व तभी है जब बुराई है. अगर इसके उल्टे नहीं होंगे तो इसका महत्व नहीं होगा. इसीलिए सबसे पहले हमें ट्रेजेडी और कॉमेडी के डिफरेंस को समझना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रेजेडी वेल. अगर ट्रेजेडी को हमें ढंग से समझना है तो कॉमेडी हमें अच्छे से समझना होगा. So first we'll discuss the difference between a tragedy and comedy, and only after that we'll start discussing Shakespearean tragedy. ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि what is a tragedy and what is a comedy, कि ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, तो सामान्य तौर पर जो कहते हैं उसे आप क्या कहेंगे? कहेंगे ट्रेजेडी इज अ प्ले विद सैड एंडिंग. ट्रेजेडी एक नाटक है जिसमें अंत दुखद होता है, यही आमतौर पर आप कह देंगे. और कॉमेडी के लिए कह देंगे कि कॉमेडी इज अ प्ले दैट एंड्स विद हैप्पीनेस. कॉमेडी एक प्ले है जिसका अंत सुखद होता है. दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कह देंगे कि ट्रेजेडी एंड्स इन चर्च यार्ड व्हाइल कॉमेडी एंड्स इन चर्च. ट्रेजेडी का जो अंत होता है वो कब्रगाह में होता है, कब्रिस्तान में होता है. मतलब कि ट्रेजेडी में बहुत सारी मौतें होती हैं अंत में. इन एनी ट्रेजेडी यू फाइंड एट लास्ट स्टेज लिटर विद कॉप्सेस. ठीक है, ये सामान्य है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जब खास बातें लिखूंगा तब आप देखेंगे. ठीक है. और कॉमेडी के लिए क्या कहा जाता है? कॉमेडी एंड्स इन चर्च. मतलब कॉमेडी के अंत में शादियां होती हैं. चर्च यार्ड इज द सिंबल ऑफ डेथ्स एंड चर्च इज द सिंबल ऑफ मैरिज. चर्च यार्ड जो है वो मौतों का प्रतीक है और चर्च जो है वो शादियों का प्रतीक है. ठीक है. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम सिंपली इतना कह देंगे कि
अगर अपने शब्द में मैं कहूं तो। अब इंपॉर्टेंट है, वो हर ट्रेजेडी और हर कॉमेडी के लिए सत्य होगा, दैट इज टेक्निकल। The definition I am going to give you of tragedy and comedy is very technical. Try to concentrate on the board. कोई पूछे आपसे ट्रेजेडी क्या है, तो सबसे पहले तो टिपिकली आप बताइए कि टिपिकली ट्रेजेडी ये है, कॉमेडी वो है जो मैंने बताया। लेकिन कोई कहे टेक्निकली बताइए, जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, 100% जो सही हो, तो आप कहेंगे ये देखिए आप, ट्रेजेडी is the communication of cynicism of sentimentality, while comedy of sentimentality itself. देखिए यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। लिटरेचर समझना है तो ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन समझ में ही नहीं आएगी, कहेंगे कि ट्रेजेडी अगर कम्युनिकेशन है सिनिसिज्म ऑफ सेंटिमेंटालिटी का, तो कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंटालिटी क्या है। तो यहां कुछ चीजें छुपा ली गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज दोबारा आ रही है तो ग्रामर में उसे छुपा लिया जाता है। तो इसका जो फुल डेफिनेशन होगा, while comedy is the communication of sentimentality itself, ये होता है। लेकिन समझने के लिए इतना पर्याप्त है, क्या कहेंगे कि जो ट्रेजेडी है, जिसे हम हिंदी में त्रासदी कहते हैं, ट्रेजेडी जो है वो एक संचार है संवेदनाओं की सनक का। सेंटिमेंटालिटी सिंपली मीन संवेदनाएं, और सिनिसिज्म मीन सनक। यहां भावनाएं होती हैं, इमोशंस जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, और सेंटिमेंटालिटी जो संवेदनाएं होती हैं वो शाश्वत होती हैं। जब किसी को कहा जाए कि ही इज इमोशनल, तो इमोशन इंसान की एक क्वालिटी है। लेकिन कहा जाए ही इज सेंटिमेंटल, तो इसका मतलब वो इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब वो बीमारी की कैटेगरी में चला गया है। तो ट्रेजेडी जो है वो सनक को दिखाता है। किसी भी ट्रेजेडी में आप देखेंगे जो हीरो होता है वो सनकी होता है, या जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो सनकी होता है। प्रोटैगोनिस्ट का क्या मतलब होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है, प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। तो वो सनकी होता है। कोई भी ऐसे फिल्म आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए फिल्म है डर या अंजाम या बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान नेगेटिव रोल में देखे जाते हैं। वो अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। दिन के 24 घंटों में जो एक तारीख होती है, उसके 24 घंटों में वो 23 घंटे बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन बीमार हैं वो। क्यों? क्योंकि एक घंटे के लिए उनको सनक चढ़ जाती है, और जब सनक चढ़ती है तो उस सनक के दौरान वो जो जो कर डालते हैं वो ट्रेजेडी बनती है। ठीक है? तो ट्रेजेडी की सबसे बड़ी खूबी होती है जो इसका प्रोटैगोनिस्ट होता है वो सनकी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन शेक्सपियर मैकबेथ इज अ सिनिक। मैकबेथ एक सनकी है। जब उसे सनक चढ़ती है तो मर्डर पर मर्डर करता है या करवाता है, इसके बाद वो ठीक दिखने लगता है। तो संवेदनाओं की सनक दिखाई जाती है किसी भी ट्रेजेडी में, और जबकि कॉमेडी में केवल संवेदनाएं दिखाई जाती हैं, सनक नहीं दिखाई जाती है। वहां कोई मरने मारने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जस्ट कीप इनसाइड योर ब्रेन्स दैट कॉमेडी इज द कम्युनिकेशन ऑफ सेंटिमेंटालिटी इटसेल्फ। केवल सेंटिमेंटालिटी दिखाई जाती है, संवेदनाएं होती हैं। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंस है जिसको आपको भूलना नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, ट्रेजेडी में अगर हीरो को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, नायक को नायिका से प्यार हो जाता है, तो वो नायक उसको पाने के लिए किसी हद तक जाता है, सनकी हो जाता है। हो सकता है नायिका के पिता की हत्या कर दे, हो सकता है रास्ते में आने वाले सभी रोड़ों को हटा दे, वो चाहे जैसे भी। लेकिन कॉमेडी में अगर नायक को नायिका से प्यार है तो किसी भी हद तक नहीं जाएगा, बल्कि हंसी मजाक के साथ ही चीजों को सॉल्व कर लेगा। ये अंतर होता है
ट्रेजेडी और कॉमेडी में। ठीक है, नाउ अब देखिए आप, अब अगर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को समझना है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैंने जैसा कि बताया कि ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर या ट्रेजेडी रिटन इन द पैटर्न ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के ट्रेजेडी के जैसी लिखी हुई ट्रेजेडी या शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कहलाएगी, उसको समझना है। तो जस्ट ट्राई टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल और अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अगर हम अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी की बात करें, देखिए अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, ये समझने का कॉन्सेप्ट है, तभी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी समझ में आएगा। ये देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है, अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी जो है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी भी कहते हैं, उसी को हम क्लासिकल ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये देखिए क्लासिकल ट्रेजेडी, कुछ हद तक इसी को हम ग्रीक ट्रेजेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीक ट्रेजेडी, कुछ हद तक। केवल लिखावट ही मत देखिएगा, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उसे सुनते रहिए, ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, तो चाहे हम अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी कहें, चाहे हम क्लासिकल ट्रेजेडी कहें, चाहे हम ग्रीक ट्रेजेडी कहें, कॉन्सेप्ट एक है। चूंकि हमारा टॉपिक अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी या क्लासिकल ट्रेजेडी नहीं, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ही डिस्कस करेंगे जिससे कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का अंतर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी, इसमें कुछ नियम कानून होते हैं। ये ट्रेजेडी वो होती है जो पूरे नियम कानूनों में बंधी हुई होती है। जैसे उसके नियम क्या है कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रेजेडी या अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, a play must observe three classical unities। three classical unities, three classical unities क्या क्या हैं? three classical unities हैं unity of time, unity of time, place and एक्शन। ये तीन यूनिटीज हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज यूनिटी ऑफ टाइम, व्हाट इज यूनिटी ऑफ प्लेस एंड व्हाट इज यूनिटी ऑफ एक्शन, बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड आवर टॉपिक इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जब आप हमारे कोर्सेज को रेगुलरली पढ़ने लगेंगे तब ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन बस इतना है कि जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसमें इन तीनों को ऑब्जर्व करना है, जबकि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज सेड टू बी अ रोमांटिक ट्रेजेडी, इसलिए उसमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ हद तक ट्रेजेडी है तो ऑब्जर्वेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, वहीं अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में जो ट्रेजेडी होती है उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी आर, सबसे पहले वहां आता है प्लॉट, फिर आता है कैरेक्टर, फिर आता है थॉट, फिर आता है डिक्शन, फिर आता है मेलोडी एंड स्पेक्टेकल। नाउ कीप इनसाइड योर ब्रेन्स कि स्पेक्टेकल और मेलोडी के क्रम कुछ बुक्स में आपको उल्टे मिलते हैं, कहीं स्पेक्टेकल पहले मिल जाएगा उसके बाद मेलोडी मिलेगा। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। कंसर्न हमारा यह है कि किसी भी अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में प्लॉट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे महत्वपूर्ण इसे कहा जाता है एलिमेंट। क्यों? क्योंकि प्लॉट इज कंसीडर्ड टू बी द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि what is the soul of tragedy according to Aristotle, simply you have to tick plot। प्लॉट ही आत्मा है ट्रेजेडी की। लेकिन शेक्सपियर के कंसर्न में, शेक्सपियर के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में ये चीजें बदल जाती हैं। कैरेक्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ध्यान रहे आपको,
कई बार एग्जाम में आ सकता है कि कैरेक्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और वहां एक डिक्टम होता है। डिक्टम, डू यू अंडरस्टैंड? डिक्टम का मतलब होता है कहावत। एक डिक्टम है, ये डिक्टम जो मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान रहे आपको, ये शेक्सपियर के संदर्भ में है। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी कैरेक्टर। ये जो स्टेटमेंट है ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के संदर्भ में सही है। यहां कैरेक्टर को उन्होंने बता दिया कि कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट है सबसे अधिक। कैरेक्टर ही अपना भाग्य बनाता है और भाग्य कुछ भी उसके बनाने के अतिरिक्त नहीं है। परिस्थितियां हमारी गुलाम होती हैं, हम परिस्थितियों के अपने अनुसार गढ़ते हैं, ना कि हम परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। हम परिस्थितियों को गढ़ते हैं। तो ये अंतर आप देख सकते हैं। एक और अंतर होता है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैथार्टिक इफेक्ट का उतना प्रभाव नहीं होता है जितना अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में होता है। कैथार्टिक इफेक्ट क्या है? कैथार्टिक इफेक्ट और ये कैथार्टिक इफेक्ट होता क्यों है? क्योंकि अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में कॉन्टिन्यूअस ट्रेजेडी होती है। कैथार्टिक इफेक्ट का मतलब होता है, एज एसी ब्रैडली, सॉरी, एज कॉम्पटन रिकेट सेज, एक कॉम्पटन रिकेट की है, कॉम्पटन रिकेट सेज, catharsis is the pleasurable vent of overcharged feelings। खूब ध्यान देख लीजिए। This is the definition of catharsis according to Compton Rickett। Compton Rickett ने कहा कैथारसिस कुछ नहीं है जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, त्रासदी देखते देखते आप थक जाते हैं, तो आपको रोना आता है, और रोने के साथ जो आंसू निकलते हैं, उन्हीं आंसू के माध्यम से ऑल द फेक एंड फॉरेन मटेरियल्स ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के सभी गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड, आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और जो ही आराम आता है दैट इज कैथारसिस। कैथारसिस सिंपली मींस प्योरिफिकेशन, पर्गेशन, आप शुद्ध हो जाते हैं। और वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां कॉमिक रिलीफ बीच बीच में आ जाता है, लगातार आपको दुख नहीं दिखाए जाते हैं। तो कुल मिला के Aristotelian tragedy is a tragedy bound in rules and regulations, but Shakespearean tragedy is a romantic tragedy, a free tragedy, and you'll find the philosophy of life in it. So I directly shift to Shakespearean tragedy. अब हम Shakespearean tragedy को देखेंगे, क्योंकि विशेष तौर पर या विस्तार में आप तभी देख पाएंगे जब हमारे ऑनलाइन कोर्सेस को रेगुलरली ज्वाइन करेंगे, एडमिशन लेंगे। ठीक है? सो नाउ आई डायरेक्टली शिफ्ट टू शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है? नाउ you must try to understand the philosophy of life by William Shakespeare। चलिए तुलना कर लेते हैं कि टॉमस हार्डी किस तरीके से जीवन के बारे में सोचते हैं और शेक्सपियर किस तरीके से जीवन के बारे में सोचते हैं। टॉमस हार्डी का एक नॉवेल है, देयर इज अ नॉवेल रिटन बाय टॉमस हार्डी, and the title of that novel is The Mayor of Casterbridge। The Mayor of Casterbridge
उसमें उन्होंने लिखा है, उसको मैं ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके कोर्स की बात नहीं है, ये केवल एक तुलना है। उन्होंने लिखा है हैप्पीनेस इज एन अकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ लाइफ, पेन इन द वर्ल्ड। फिर से मैं बोलता हूं, हैप्पीनेस इज एन अकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। जीवन में जो दुखों का एक नाटक चल रहा है उसमें सुख के पल कभी कभी आ जाते हैं। ये उनका पेसिमिस्टिक अप्रोच है, निराशावादी अप्रोच है थॉमस हार्डी का। विलियम शेक्सपियर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, लेकिन दूसरे तरीके से, लॉजिकली, टेक्निकली। कैसे? उन्होंने कहा जीवन में सुख ही सुख है, दुख के पल कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन दुख का एक एक लम्हा सदियों के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जिंदगी दुखों में कट गई। भाई मान लीजिए आप 100 साल जीते हैं, 99 साल आप खुश रहे, 1 साल के लिए दुख आ गया, लेकिन 1 साल 5000 सालों के बराबर है, तो फिर तो लगेगा ही ना कि दुख में ही कट गई पूरी जिंदगी। खुद आप सोचिए, साल में 365 दिन होते हैं, कितना दिन आप रोते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बाकी सुख ही सुख है, हंसते ही रहते हैं। लेकिन वी आर सेल्फिश इनफ, हम बहुत स्वार्थी हैं, हमें दुख चाहिए ही नहीं। जैसे ईश्वर ने दुख बनाया ही नहीं है, हमें केवल सुख ही सुख चाहिए। अगर हमारी जेब से 5 रुपए की नोट गिर जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, ज्यादा दुखी हो जाते हैं अगर 5000 रुपए हमको मिल जाए तो। किसी एक जेब में 5000 कोई डाल दे, दूसरे से 5 रुपए निकाल ले, तुम्हें 5 रुपए खोने का दुख हो जाएगा, 5000 पाने का सुख तुरंत गायब हो जाएगा। दिस इज वाई, बिकॉज वी आर सेल्फिश इनफ। हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर डिवाइडेड लाइफ इनटू 2 पार्ट्स। विलियम शेक्सपियर ने जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया। विलियम शेक्सपियर ने जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया, लाइफ विद हैप्पीनेस एंड लाइफ विद सॉरो। जीवन सुखों के साथ और जीवन दुख के साथ या दुखों के साथ। When William Shakespeare concentrated the darker side of human experience, he composed tragedies. यहां देखिए, darker side of human experience. क्या लिख दिया उन्होंने? ट्रेजेडी। And when he concentrated the brighter side of human experience, he wrote comedy. जब उन्होंने जीवन के दुखों पर निगाह डाली तो उन्होंने लिखा ट्रेजेडी, और जब उन्होंने जीवन के सुखों पर निगाह डाली तब उन्होंने लिखा कॉमेडी। ठीक है, तो अगर दोनों को आप पढ़ लेंगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। एंड विलियम शेक्सपियर प्रेजेंटेड बिफोर अस लाइफ एज इट इज, प्रैक्टिकल लाइफ, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने हमारे सामने रख दिया। पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने रखा। उन्होंने कुछ उसमें फेर बदल नहीं किया, आइडियलिज्म लाने की कोशिश नहीं की। जीवन जैसा होता है वैसा उन्होंने अपनी ट्रेजेडी में दिखा दिया। देखिए, अगर हम बात करें द थीम ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की थीम क्या होती है, तो आप कहेंगे, ये देखिए, द थीम ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो आपको कहना है द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। क्या इसकी थीम होगी? द स्ट्रगल बिटवीन द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। अच्छाई और बुराई के बीच एक द्वंद्व दिखाता है कोई भी प्ले, अगर वो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का। द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल ट्रेड्स या गुड एंड एविल डीड्स। ठीक है, तो ये क्या है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की थीम है।
अब देखिए, एवरी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ सिंगल स्टार ट्रेजेडी. सिंगल स्टार. Why it is called single star? Because only hero mostly found in Shakespearean tragedy, as you see. जैसा कि आप देखते हैं, केवल हीरो पाया जाता है. कभी कभी हीरो और हीरोइन दोनों महत्व की होती हैं. सिंगल स्टार. एंड दिस सिंगल स्टार ऑलवेज कम्स फ्रॉम हाई डिग्री. कम्स फ्रॉम high degree. And every Shakespearean tragedy deals with a certain aspect of human nature. यहां देखिए, a certain aspect of human nature. A certain aspect of ह्यूमन नेचर. मतलब अगर नेचर को कोई प्ले डील करता है तो आप कह सकते हैं कि द प्ले इज साइकोलॉजिकल. तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अप टू सम एक्सटेंट साइकोलॉजिकल. ठीक है. यहां देखिए, तीन बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई हैं. तीनों को हम खाका बना के आपको समझाने जा रहे हैं. एक, पहली बात कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ऑलवेज अ सिंगल स्टार. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या होती है? सिंगल स्टार होती है. मतलब यहां मोस्टली विल फाइंड हीरो, और हर ट्रेजेडी जो इनकी ग्रेट ट्रेजेडी है उसका किसी व्यक्ति के नाम पर नामकरण हुआ है. तो एक खास तौर पर होता है महत्वपूर्ण. कभी कभी हीरोइन हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है. ठीक है. तो सिंगल स्टार. एंड द सेकंड थिंग इज दैट सिंगल स्टार कम्स फ्रॉम हाई डिग्री. मतलब ऊंची सोसाइटी से आता है. इन लोगों का कहना है कि अगर किसी गरीब को हम हीरो बना देंगे, किसी भिखारी को हम हीरो बना देंगे, तो कौन देखेगा हमारे प्ले को? कोई नहीं देखेगा. तो एवरी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी deals with a certain aspect of human nature. तो जो प्रोटागोनिस्ट होगा, प्रोटागोनिस्ट मतलब प्रिंसिपल कैरेक्टर जो होगा, वो एक मानवीय एस्पेक्ट को दिखाएगा, खास मानवीय एस्पेक्ट को. ठीक है. तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है. ये देखिए, शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज की बात अगर हम करें तो शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज देयर. शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं. उन्हीं को हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा. और अगर आपको ठीक से समझना है, विस्तार से समझना है, ढंग समझना है, तो गो एंड स्टडी अ बुक और अ क्रिटिक. CRITIQUE, क्रिटिक. द टाइटल इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. ये बुक का नाम है, देख लीजिए आप. ये बुक का नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एक बुक का नाम भी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. दिस वाज रिटन इन 1904. 1904 में इसको एक क्रिटिक ने लिखा. जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, इनका नाम है AC ब्रैडले. इसमें उन्होंने शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज को विधिवत दिखाया है, और चारों ट्रेजेडीज को मैं लिखने जा रहा हूं और समझाने का प्रयास करूंगा आपको. ठीक है. और क्रम से मैं लिख रहा हूं. अगर पूछा जाए पहली ट्रेजेडी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, तो आप इसी क्रम में लिखेंगे. शेक्सपियर की जो सबसे पहली ट्रेजेडी है ग्रेट ट्रेजेडी में, वो है हैमलेट. ठीक है. दूसरी जो उनकी ट्रेजेडी है वो है ओथेलो. तीसरी जो उनकी ट्रेजेडी है वो है किंग लियर. और चौथी जो उनकी ट्रेजेडी है वो है मैकबेथ. अगर आपसे कोई कहता है कि द फास्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो आप कहेंगे सबसे तेज चलने वाली, सबसे भयानक ट्रेजेडी है मैकबेथ, क्योंकि तब तक उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल चुका था. अगर कोई पूछता है कि द लार्जेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर कौन सा है, तो आप कहेंगे हैमलेट. ठीक है. तो ये क्रम है. पहली ट्रेजेडी हैमलेट, दूसरी ओथेलो, तीसरी किंग लियर और चौथी मैकबेथ. नाम से आप देख सकते हैं कि ये सिंगल स्टार हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पर ट्रेजेडीज के नाम रखे गए हैं. एंड व्हाई विल कॉल देम रोमांटिक ट्रेजेडीज. इनको रोमांटिक ट्रेजेडीज क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज नेम्स यू विल नेवर फाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप और इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड.
यूरोप के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में ये नाम आपको कभी नहीं मिलेंगे। दीज और एक्चुअली जस्ट इमेजिनेशंस, ये केवल कल्पनाएं हैं और शेक्सपियर की कल्पनाएं हैं जो उन्होंने खुद गढ़ दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा सिंगल स्टार, तो आपको दिखाई पड़ रहा है सिंगल स्टार, सिंगल स्टार एक ही व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि दीज सिंगल स्टार्स कम फ्रॉम हाई डिग्री, ये हाई डिग्री से आते हैं। तो हैमलेट कौन है? हैमलेट इज प्रिंस, हैमलेट इज अ प्रिंस, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की कहानी है और ये प्रिंस है वहां का, तो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ओथेलो इज अ जनरल, ओथेलो एक जनरल है, एंड जनरल और कमांडर कम्स ओनली नेक्स्ट टू द किंग, ये राजा के बाद की पोस्ट होती है। ठीक है, ये सेनाओं का अधिकारी होता है। किंग लियर इज अ किंग, हाईएस्ट पोस्ट अकॉर्डिंग टू हाइयार्की, हाइयार्की कहती है सबसे ऊपर ये बैठा हुआ है राजा। एंड मैकबेथ इज जनरल और कमांडर ऑफ स्कॉटलैंड। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल स्टार कम्स फ्रॉम हाई डिग्री। अब सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव में कुछ खूबियां होती हैं, सबके पास कुछ न कुछ खास होता है, उसी की बात करें। क्या खास है? देखिए, हैमलेट डील्स विद इनडिसीजन, इनडिसीजन। ठीक है, हैमलेट अनिर्णय की स्थिति में रहता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आपके जीवन में अनिर्णय की स्थिति बहुत ज्यादा आएगी। यू विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन, आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। ये करूं वो करूं समझ में नहीं आता। यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑलवेज इन डायलेमा, हमेशा आप अपने आप को डायलेमा में पाएंगे, समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करें कैसे नहीं करें। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। शेक्सपियर हिमसेल्फ सेज, शेक्सपियर खुद कहता है इंटेलेक्चुअलिटी लीड्स टू एब्स्ट्रैक्शंस ओनली। जब आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते जीवन में। थोड़ा कम बुद्धिमान बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, एंड यू विल डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर लेंगे। तो हैमलेट इज वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा है, एंड ही स्टडीज इन विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसलिए वो इंडिसीजन की स्थिति में है। जब आप हैमलेट पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो, तब आपको पता चलेगा। ओथेलो, ओथेलो थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने में। क्यों? क्योंकि इट डील्स विद एरोगेंस, एरोगेंस, जेलसी और इनक्रेड्यूलिटी। देखिए, जो आपका ओथेलो है वो काला है, फर्स्ट नीग्रो एज हीरो, हीरो के रूप में पहला नीग्रो आपको दिखाई पड़ता है ये। ठीक है, तो इसकी जो पत्नी होती है डेस्टिमोना बहुत ही सुंदर होती है, जिसके कारण कुछ लोगों को जलन होती है, और वो जलन जब ओथेलो के कान तक पहुंचती है तो उसको भी जलन कहीं ना कहीं धीरे धीरे होने लगती है, विश्वास हो जाता है, और यही ट्रेजेडी का कारण बनता है। किंग लियर, किंग लियर फ्लैटरी, फ्लैटरी, चापलूसी। दुनिया में हर इंसान को चापलूसी पसंद है। शेक्सपियर कहता है पिता को चापलूसी पसंद है बेटे के द्वारा, बेटी के द्वारा। किंग लियर में, किंग लियर जो होते हैं उनकी 3 बेटियां होती हैं, तीनों का नाम होता है गोनरिल, रेगन एंड कॉर्डिलिया। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने तीनों बेटियों को बुलाते हैं, कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी का मैं बंटवारा करना चाहता हूं, जो मुझे जितना प्यार करेगा या करता है उसको उसी प्रपोर्शन में मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। तो पहली 2 बेटियां जो बड़ी होती हैं वो झूठ बोलने में माहिर होती है। एक कहती है मैं आपको उतना प्यार करती हूं जितना समुद्र में पानी है, दूसरी कहती मैं आपको उतना प्यार करती हूं जितना हवाएं हैं वायुमंडल में। वो कहता है आई गिव यू 1/3, आई गिव यू 1/3। लेकिन तीसरी थोड़ी सी जेन्युइन होती है, वो कहती है मैं आपको उतना प्यार करती हूं जितना हमारे और आपके बंधन अलाउ करते हैं। एक बेटी को अपने पिता से जितना प्यार करना चाहिए उतना मैं प्यार आपसे करती हूं, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। एंड किंग लियर वाज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस, इसको समझ नहीं पाया, एंड ही गेव कॉर्डिलिया एक्साइल,
कार्डिलिया को उसने देश निकाला दे दिया, एंड दैट बिकेम द रीजन ऑफ ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी का कारण बन जाता है। एंड मैकबेथ, मैकबेथ इज ओवर एम्बिशियस, ambition. Ambition is converted into over ambition and that becomes the reason of tragedy. वो ट्रेजेडी का, ये ओवरलैपिंग एम्बिशन जब हो जाता है, महत्वाकांक्षा उछलने लगती है, तो ट्रेजेडी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कहानियों के ऊपर जाएंगे तो दैट विल टेक टाइम, लेकिन जब आप हमारे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, जब आप एडमिशन लेंगे, तब इनको हम विधिवत आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या ट्रेजेडी में है, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि हाउ एसी ब्रैडले डिफाइंस ट्रेजेडी, हाउ एसी ब्रैडले डिफाइंस अ ट्रेजेडी, तो एसी ब्रैडले डिफाइंस ट्रेजेडी, एसी ब्रैडले क्या कहते हैं? Shakespearean tragedy is a tale. Shakespearean tragedy is a tale of suffering and calamity conducting to death. ये वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं? एसी ब्रैडले, कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में केवल दुख है, दुख है, दुख है और कुछ भी नहीं है, और अंत में मर जाते हैं, यही होता है, ठीक है। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं एसी ब्रैडले। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यहां देखिए आप। ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक वेस्ट, somnambulism, hallucination, poetic justice, comic relief, conflict and supernaturalism. These are the important ingredients of Shakespearean tragedy. अगर इतनी चीजों को हम समझ लें तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी हमें समझ में आ जाएगी। कैसे? ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ वह शब्द है जिसको हम, ट्रेजिक फ्लॉ देखिए, एक एक को हम समझ लेते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अरिस्टोटल ने क्या कहा? हमार्सिया। पूछा जा सकता है किसको अरिस्टोटल ने हमार्सिया कहा, या हमार्सिया को ट्रेजिक फ्लॉ किसने कहा? ये ट्रेजिक फ्लॉ कहा है एसी ब्रैडले ने, ठीक है। और हमार्सिया किसका शब्द है? अरिस्टोटल का। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। वो ग्रीक ट्रेजेडी में, ये इंग्लिश शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, ठीक। तो ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ इज द एक्सेसिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी,
कोई विशेष गुण आपके पास हो, इतना ज्यादा हो जाए, अति हो जाए कि बुरा हो जाए, एंड दैट बिकम्स द रीजन ऑफ योर ट्रेजिक एंड मॉरल डाउनफॉल, आपके दुखदाई और नैतिक पतन का जो कारण बन जाता है वो क्वालिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैकबेथ में कौन है, मैकबेथ में है ये, मैकबेथ में है ये ओवरलैपिंग एम्बिशन, ओवरलैपिंग एम्बिशन, ठीक है, उछलती हुई महत्वाकांक्षा। हैमलेट में कौन है, हैमलेट में कौन है, वही जो मैंने बताया कि अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, इनडिसीजन भाई, या प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना, इतना ज्यादा निर्णय की स्थिति में आ जाना कि आप तो फिर धीरे धीरे आपका अंत हो जाता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हम बात करें ओथेलो की, तो इनक्रेड्यूलिटी, अविश्वास करना, किसी ने आपके कान भर दिए और आपने उसी की बात मान लिया, तो अविश्वास जो होता है वही आपका कारण बन गया, इनक्रेड्यूलिटी, या जो है एरोगेंस या जीलेसी। और नेक्स्ट है किंगलियर, किंगलियर में जो फ्लैटरी है, जब पिता फ्लैटरी चाहने लगता है तो वो ट्रेजेडी का कारण बनता है। 2 बेटियों पर उसने भरोसा किया क्योंकि उन्होंने उसकी चापलूसी की, जिसके कारण बाद में उसे पागलों की तरह दर दर भटक कर मरना पड़ा। तो ये ट्रेजिक फ्लॉ है। ट्रेजिक फ्लॉ मतलब होता है अ पर्टिकुलर क्वालिटी that gets excessive and becomes the reason of your tragic and moral downfall, जिसके कारण आपका पतन हो जाता है, क्वालिटी कोई इतनी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है ट्रेजिक वेस्ट, ठीक है, दूसरी चीज जो है वो है ट्रेजिक वेस्ट। अब हम देखेंगे ट्रेजिक वेस्ट, ठीक है, ट्रेजिक वेस्ट। ट्रेजिक वेस्ट, एक्सेसिवनेस ऑफ ट्रेजेडी। कभी कभी आप देखते हैं जिसकी डेथ होनी होती है उसकी डेथ ना होकर के खलनायक आता है, 2-4 को अगल बगल वाले लोगों को मार देता है इन ऑर्डर टू मेक द एनवायरनमेंट हॉरिबल। कभी कभी हीरो की डेथ भी इसमें काम करती है। फॉर एग्जाम्पल द डेथ और द मर्डर ऑफ वैंकू इन मैकबेथ एंड द मर्डर ऑफ मैकडफ फैमिली इन हैमलेट। तो जब अनावश्यक मर्डर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक वेस्ट। एंड नेक्स्ट कम्स सोमनैम्बुलिज्म। कभी कभी आप देखते हैं कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि वो नींद में चलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लीप वॉकिंग सीन एंड द वॉकिंग ऑफ ओफिलिया in Hamlet, sleepwalking scene in Macbeth, and walking of Ophelia after depression and frustration in Hamlet. That is called somnambulism. नींद में चलना, नींद में चलने की बीमारी, somnambulism. Hallucination. Hallucination is what you know. Hallucination is a kind of nonsense. Why? Hallucination is a condition in which you start seeing the things that actually never exist. जो वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं होती हैं उनको भी आप देखना शुरू करते हैं। केमिकल इंबैलेंस, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं केमिकल इंबैलेंस। केमिकल इंबैलेंस, ठीक है। दिमाग में कुछ ऐसी बातें भर जाती हैं जो नहीं होता वो भी दिखाई पड़ने लगती है। कैसे? जैसे डैगर सीन इन मैकबेथ। डैगर सीन, डैगर सीन डैगर सीन डैगर सीन इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो डैगर सीन होती है उसमें मैकबेथ को डैगर दिखाई देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद पोएटिक जस्टिस आती है। पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस
ग्रीक ट्रेजेडी में नेमेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेमेसिस, पोएटिक जस्टिस, नेमेसिस कहा जाता है इसे। नेमेसिस गॉडेस ऑफ जस्टिस या गॉडेस ऑफ वेंजियंस इसे कहा जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में, ग्रीक ट्रेजेडी में दिखाया जाता था जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि वास्तव में दुनिया में ऐसा है ही नहीं। That is why it is said that in Shakespearean tragedy there is no poetic justice, or if there is, a very little poetic justice you can find. Why? Because according to Shakespeare there is no poetic justice in life, and William Shakespeare wanted to present life as it is. शेक्सपियर के अनुसार जिंदगी में कोई जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा ही पाएंगे, कुछ भी मिल सकता है। और शेक्सपियर जिंदगी को वैसे ही दिखाना चाहते थे जैसी कि जिंदगी है। He was a practical enough. इसके बाद आता है कॉमिक रिलीफ। पोएटिक जस्टिस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ एजेंट्स। ठीक है। कॉमिक रिलीफ क्या होती है? जब दुख बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे तो बीच में थोड़ा सा हंसी के पल डाल दीजिए, जिससे व्यक्ति नॉर्मल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पॉटर सीन। पॉटर सीन इन मैकबेथ, हंसी के पल। ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट। तो ये सब कॉमिक रिलीफ है। इसके बाद आता है सुपरनैचुरल। ये देखिए, सुपरनैचुरल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल का जो कॉन्सेप्ट है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में आप देखेंगे शुरुआत में चुड़ैलें आ जाती हैं, भूत आ जाते हैं। क्यों? शेक्सपियर वॉज स्मार्ट एनफ, शेक्सपियर बहुत स्मार्ट था, एंड ही वांटेड टू क्वाइन द प्रीवेलेंट बिलीफ इन सुपरनैचुरलिज्म। सुपरनैचुरलिज्म में जो लोगों का उस समय का विश्वास था उसको भुनाना चाहता था, एंड उसका जो बेसिक पर्पस था ओनली टू कैश दिस, ओनली टू कैश दिस, केवल वो पैसा कमाना चाहता था और उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। अगर हम क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स कहते हैं कि सुपरनैचुरलिज्म इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज नथिंग मोर देन द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्टिव स्टेट्स ऑफ द माइंड। जो दिमाग में है वही आपको दिखाई देता है और कुछ नहीं। इसीलिए आप देखते हैं बैंकू का जो घोस्ट होता है मैकबेथ में, वो केवल मैकबेथ को दिखाई देता है, क्योंकि उसके कॉन्शियस की वो इमेज है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि रियलिस्टिक भी है। क्यों रियलिस्टिक है? क्योंकि जो चुड़ैलें होती हैं वो बैंकू को भी दिखाई देती हैं थोड़ा सा, और जो हैमलेट के पिता का भूत होता है वो और लोगों को भी दिखाई देता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉग्नाइज करना कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, अगर हम बात करें डाउडेन की, डाउडेन एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ये कहते हैं शेक्सपियर ट्रेजेडी as it is conceived is a ruin or restoration, a ruin or restoration of soul and good and evil in the world। ये डाउडन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए अच्छी तरीके से। वो कहते हैं कुल मिला के Shakespearean tragedy is the philosophy of life, and Shakespearean tragedy sometimes
seems to be Hegelian tragedy. Why Hegelian tragedy? Because it seems to be a conflict between two equally good forces. आपको पता है कोई भी ट्रेजेडी कॉन्फ्लिक्ट के बिना आगे नहीं बढ़ती है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज मोर पावरफुल देन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में बहुत सारी बातें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, जिस पर एसी ब्रैडले ने इतनी बड़ी बुक लिख दी, उसको हम आपको 1 घंटे या 40-50 मिनट में बताएं, ये संभव नहीं है। अगर आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को बहुत अच्छे से समझना है, ढंग से समझना है, तो उसके लिए आपको हमारे रेगुलर क्लासेस में एडमिशन लेना होगा और फिर लगातार, एंड सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जाते जाते एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे शायद आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए कि शेक्सपियर की किसी भी ट्रेजेडी में जो प्रोटागोनिस्ट होता है, प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है, उसकी डेथ 5वें एक्ट में होती है। और शेक्सपियर की हर ट्रेजेडी 5 एक्ट की होती है, हर प्ले उनका 5 एक्ट का है, और ट्रेजेडी भी 5 एक्ट की है। और जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो 5वें एक्ट में उसकी डेथ होती है। केवल एक ट्रेजेडी ऐसी है जिसमें चौथे एक्ट में ही प्रोटागोनिस्ट की डेथ हो जाती है, एंड स्टिल द प्ले कंटिन्यूज, एंड दैट इज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो किसी भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की शुरुआत सुपरनैचुरल एजेंसी से ही क्यों होती है, भूतों प्रेतों से ही क्यों होती है? किसी भी उनके कॉन्सेप्ट में 3 और 9 का ही कॉन्सेप्ट क्यों आता है? 3 चुड़ैलें, और जब चुड़ैलें आपस में गाना गाती हैं तो कैसे कहते हैं? थ्राइस टू दाइन, थ्राइस टू माइन, थ्राइस अगेन टू मेक 9, 9 टाइम्स 9। ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? 3 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों शुरुआत हमेशा भूतों प्रेतों से ही होती है? इन सब चीजों को हम अपने रेगुलर क्लास में बताएंगे आपके लिए, और सफलता आपके निश्चित रूप से कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना। थैंक यू।